अस्सलाम वालेकुम। क्लास चैप्टर 4 का आज का हमारा लेक्चर है सॉलिड्स के बारे में ही। और उसका जो टॉपिक आज हमने पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स सॉलिड की जैसे कि हम पढ़ चुके हैं टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम मज़ीद उनकी थोड़ी सी और डिटेल पढ़ेंगे और बाकी की जो इसकी प्रॉपर्टी हैं वो आज के लेक्चर में हमने पढ़नी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं कि जो सॉलिड्स क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है कि all the crystalline solids they have a definite shape and a definite geometry। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी एक ख़ास शेप होती है और एक ख़ास ज्योमेट्री होती है उनकी, जिनको हम कहते हैं कि उनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। अब इनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट ज्योमेट्री क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर जो मौजूद एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स जो कि क्रिस्टल के अंदर मौजूद होते हैं, जिनको कलेक्टिवली पार्टिकल्स भी कह सकते हैं हम, वो पार्टिकल्स बहुत ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में मौजूद होते हैं और वो अरेंजमेंट एक डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न में होती है। वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड ज्योमेट्री। उनकी डेफिनेट शेप और ज्योमेट्री होने का रीज़न होता है कि उनके पार्टिकल्स बहुत ऑर्डरली अरेंज होते हैं इन डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न। पार्टिकल्स की ये जो 3 डायमेंशनल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है इसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। ये जो क्रिस्टल लैटिस हैं, अगर हम किसी ख़ास क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक क्रिस्टल लैटिस की, तो उस क्रिस्टल लैटिस की पहले तो हम देख लें कि वो कौन कौन से हो सकते हैं। उनमें से कुछ का यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। वो क्रिस्टल की फॉर्म हो सकती हैं क्यूबिक, पहली इसके अंदर ज्योमेट्रिकल फॉर्म है क्यूबिक क्रिस्टल्स या क्यूबिक ज्योमेट्री, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। और एग्जांपल है ये सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड जो कि टेबल साल्ट है, नमक जिसको हम कहते हैं, तो उसके क्रिस्टल्स क्या होते हैं? क्यूबिक स्ट्रक्चर के होते हैं, क्यूबिक शेप के होते हैं। अब एक ख़ास क्रिस्टल के लिए अगर हम क्यूबिक ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो इस क्रिस्टल के जो फेजेस हैं, इसके जो एंगल्स हैं या इसके जो इंटरफेशियल एंगल्स हैं, दे विल रिमेन सेम फॉर अ गिवन क्रिस्टल। NaCl के अंदर मौजूद जो क्रिस्टल्स हैं वो सारे क्या होंगे कि उनके जो फेजेस हैं, उनके एंगल्स, उनके इंटरफेशियल एंगल्स, सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा। फिर चाहे अगर हम इसके क्रिस्टल्स को फाइन पाउडर्ड की फॉर्म में ग्राइंड ही क्यों ना कर लें, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, वो बिल्कुल सेम रहेंगी। ये आपके सामने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। अब क्यूबिक क्रिस्टल के अगर हम इंटरफेशियल एंगल्स की बात करें कि इंटरफेशियल एंगल्स क्या होते हैं, कि हम कह रहे हैं कि फॉर अ गिवन क्रिस्टल द इंटरफेशियल एंगल्स दे आर ऑलवेज सेम। फिर चाहे उसको हम जिस मर्जी शेप में ग्रो करें, उनका जो इंटरफेशियल एंगल है वो सेम रहता है। अब जैसे कि आपके सामने ये क्यूब है, इसकी 6 फेजेस होती हैं, यानी कि फेजेस कहने का मतलब है कि इसकी 6 साइड्स हैं, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली और 4 इसकी जो इतराफ वाली हैं, ये मिला के इसकी 6 फेजेस बनती हैं। अगर इसी तरह का दूसरा क्यूब हम इसके साथ अटैच करना हो हमने अगर, तो वो इसकी फेस के साथ हम मैच करेंगे। और 2 फेजेस के दरमियान में जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं इंटरफेशियल एंगल्स। तो किसी ख़ास क्रिस्टल की जब हम बात कर रहे हों तो उसके अंदर के जो ये इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं, जो उसके इसके फेजेस के दरमियान में मौजूद होते हैं, वो बिल्कुल सेम रहेंगे, फिर चाहे हम उसके क्रिस्टल्स को फाइन पाउडर्ड की फॉर्म में ग्राइंड क्यों ना कर लें। इसी तरह एक और ज्योमेट्रिकल शेप होती है हमारे पास, दैट इज़ टेट्रागोनल। ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है आपके सामने और एग्जांपल है इसमें वोल्फेनाइट क्रिस्टल्स की, जिनके क्रिस्टल्स टेट्रागोनल ज्योमेट्री के होते हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं कि किस किस ज्योमेट्री मतलब टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हमने बताएं कि किस किस फॉर्म के क्रिस्टल्स हमारे पास हो सकते हैं। एक और फॉर्म है हमारे पास आर्थोरोम्बिक। ये आपके सामने आर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर है और एग्जाम्पल में है सल्फ़र। सल्फ़र के क्रिस्टल्स आर्थोरोम्बिक शेप के होते हैं, उनकी ज्योमेट्री होती है आर्थोरोम्बिक।
एक और हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप है यहाँ पर मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक का ये स्ट्रक्चर है आपके सामने, और एग्जांपल में है इसकी शुगर। शुगर जो कि डेली रूटीन में बहुत इस्तेमाल की जाती है, उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो मोनोक्लिनिक होते हैं, यानी उनकी जो क्रिस्टल की ज्योमेट्री होती है, जो शेप होती है, उसको हम कहते हैं मोनोक्लिनिक। तो ये कुछ ज्योमेट्रीज का यहाँ पर डिस्कस किया है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। मज़ीद इनकी जो डिटेल है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनको हम कैसे ड्रा कर सकते हैं और किस तरह से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से। सो ज्योमेट्रिकल शेप जो पहली प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो हर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसकी अपनी एक ख़ास शेप, अपनी एक ख़ास ज्योमेट्री होती है। और उसका रीज़न हमने क्या बताया, क्योंकि उसके अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स हैं, एटम्स, आइंस या मालिक्यूल्स जो भी हैं, वो पार्टिकल्स बहुत ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में 3 डायमेंशनली मौजूद होते हैं, जिसको हम क्रिस्टल लेटर्स कहते हैं। और क्रिस्टल लेटर्स किस किस टाइप का हो सकता है, क्यूबिक शेप का हो सकता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल हमने देखी, टेट्रागोनल शेप का हो सकता है, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक। और किसी भी स्पेसिफिक क्रिस्टल की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर के जो फेजेस, एंगल्स या इंटरफेशियल एंगल्स हैं, वो हमेशा सेम रहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की मेल्टिंग पॉइंट्स। जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट वो ख़ास टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होते हैं लिक्विड्स के अंदर, और शार्प कहने का मतलब होता है कि वो टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है, वो एग्जैक्ट होता है वही टेम्परेचर जिस पे वो मेल्ट होते हैं सॉलिड्स लिक्विड के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है 801 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो 801 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है, ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट है सोडियम क्लोराइड का। अगर इससे 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी कम हुआ तो सोडियम क्लोराइड मेल्ट नहीं होगा। एग्जैक्टली इसी टेम्परेचर के ऊपर इसने मेल्ट होना है। सोडियम क्लोराइड अगर हमने लिया है और हम उसको हीट कर रहे हैं, और जिस टेम्परेचर पे इस सोडियम क्लोराइड ने मेल्ट होना है वो टेम्परेचर होगा 801 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 801 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अटेन हो जाएगा तो सोडियम क्लोराइड मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो सोडियम क्लोराइड मेल्ट नहीं होगा, यानी उसके शार्प मेल्टिंग पॉइंट जो कि 801 डिग्री सेंटीग्रेड है, इससे 1 डिग्री सेल्सियस या 0.5 डिग्री सेल्सियस भी कम हुआ तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट नहीं होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, जिसकी मदद से हम किसी स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन सॉलिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम उसकी इस प्रॉपर्टी को बहुत दफ़ा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लीवेज प्लेन्स। क्लीवेज प्लेन्स क्या होता है कि जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ब्रेक करते हैं तो वो किसी डेफिनेट प्लेन्स के अलोंग ब्रेक होते हैं। उन डेफिनेट प्लेन्स को कहा जाता है क्लीवेज प्लेन्स। यानी अगर हमारे पास जैसे कि सामने क्रिस्टलाइन सॉलिड है कोई, जिसमें आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स बहुत ऑर्डरली अरेंज्ड हैं, उनके दरमियान में बहुत ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है और 3 डायमेंशनली ये अरेंजमेंट मौजूद होती है। अब इस क्रिस्टल को अगर हम किसी ऐसे एंगल से ब्रेक कर रहे हैं कि इसको ब्रेक करने पे हमें स्मूथ सरफेस मिले, तो फिर हम उस एंगल को, उस प्लेन को क्या बोलेंगे कि वो उसका क्लीवेज प्लेन है, जिसको हम कह रहे हैं कि उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ये डेफिनेट प्लेन्स मौजूद होते हैं, जिनके अलोंग क्रिस्टल को ब्रेक करने पर हमें स्मूथ सरफेस मिलती है। और वो क्लीवेज प्लेन्स, वो डेफिनेट प्लेन्स कौन से होते हैं, वो वाली एंगल्स होते हैं या वो वाली डायरेक्शंस होती हैं जहाँ पर वीक बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। और अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से हॉरिजेंटली फॉर एग्जांपल कट करें, यानी ब्रेक करें इस क्रिस्टल को, और ब्रेक करने पर जब हमें सरफेस मिले तो आप देख सकते हैं कि स्मूथ सरफेस मिल रही है। जब हमें स्मूथ सरफेस मिलेगी ब्रेक करने पर किसी डेफिनेट प्लेन के अकॉर्डिंग, तो हम बोलेंगे कि ये इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लीवेज प्लेन है। इसी तरह अगर हम इस क्रिस्टल को फॉर एग्जांपल इस डेफिनेट प्लेन के अकॉर्डिंग, इस क्लीवेज प्लेन के अकॉर्डिंग ब्रेक करें और हमें अगर स्मूथ सरफेस मिले, तो ये प्लेन भी इस क्रिस्टल का क्या होगा, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लीवेज प्लेन होगा। सो क्लीवेज प्लेन हम किसको कहते हैं,
क्लीवेज प्लेन्स होते हैं वो डेफिनेट प्लेन्स जिनके अलोंग क्रिस्टल्स को ब्रेक करने पे हमें स्मूथ सर्फेसिस मिलती हैं। इन प्लेन्स को हम क्या कहते हैं, उस क्रिस्टल के क्लीवेज प्लेन कहते हैं। अब एक क्रिस्टल के अंदर एक से ज़्यादा क्लीवेज प्लेन मौजूद हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा क्लीवेज प्लेन भी हो सकते हैं किसी क्रिस्टल्स के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अलोंग क्रिस्टल को ब्रेक करने पर हमें स्मूथ सर्फेसिस मिले। और वो क्लीवेज प्लेन्स क्या होते हैं, वो एक दूसरे पे इंक्लाइंड होते हैं एट सम पर्टिकुलर एंगल्स। जैसे कि अभी वाली जो हमने एग्जांपल डिस्कस की उसमें जो हॉरिजेंटल प्लेन था वो सेकंड वाले प्लेन पे आप देख सकते हैं कि इंक्लाइंड है एट एन एंगल। किसी पर्टिकुलर एंगल पे वो जो क्लीवेज प्लेन्स हैं फिर वो क्या होते हैं, दे आर इंक्लाइंड एट पर्टिकुलर एंगल। अगर तो एक क्रिस्टल के अंदर एक से ज़्यादा क्लीवेज प्लेन मौजूद हों, जैसे कि डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड के अंदर अबव 100 क्लीवेज प्लेन्स मौजूद होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जब हम अलोंग ब्रेक करते हैं उसको तो हमें उसकी स्मूथ सरफेस मिलती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी हम किसको कहते हैं, डिफाइन हम इस तरह से कर सकते हैं कि कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं, सम ऑफ द क्रिस्टल्स शो वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, कि कुछ क्रिस्टल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशंस शो करते हैं और ये वेरिएशंस डिपेंड करती हैं उनकी डायरेक्शन पे। डायरेक्शन चेंज करने पे, क्रिस्टल की डायरेक्शन चेंज करने पे उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाती है। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है और इस फिनोमेना को कहा जाता है एनाइसोट्रॉपी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अब ये एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, ये इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में मौजूद होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमें पता है कि पार्टिकल्स बहुत ऑर्डरली अरेंज होते हैं और ये जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है कुछ क्रिस्टल्स के अंदर ये क्या होती है कि मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ये मुख्तलिफ होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हम जानते हैं कि पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं और ये जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है फॉर सम क्रिस्टल्स इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जब वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होती है तो फिर ही हमें उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में उनका रिजल्ट मुख्तलिफ मिलता है। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटीज़, इस तरह की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ क्रिस्टल्स के लिए डायरेक्शन चेंज करने पर उनकी जो ये प्रॉपर्टी है ये भी चेंज हो जाती है और इस फिनोमेना को हम फिर क्या कहते हैं, एनाइसोट्रॉपी, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है। पिछले लेक्चर में भी जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं ग्रेफाइट की एग्जांपल एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर के अंदर। तो ग्रेफाइट क्या है, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की। मज़ीद इसको भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। कार्बन की ये जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है ग्रेफाइट, इसमें हर कार्बन एटम, ये जो ब्लू कलर्ड इस पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं डायग्राम में, ये कार्बन एटम्स हैं, ये जो ब्लू पॉइंट्स हैं, हर कार्बन एटम नेक्स्ट 3 कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है। और जैसा कि हमें पता है कि कार्बन के पास उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से हर कार्बन के यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हुए हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं नेक्स्ट 3 कार्बन एटम्स के साथ। और इस तरह इसके क्रिस्टल का हमें क्या स्ट्रक्चर मिलता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलता है और लेयर्स बनती हैं इसकी। अब हर कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन जो पीछे बाकी रह गया, अगर हम इस सारे स्ट्रक्चर में देखें तो हर कार्बन एटम, कोई भी पॉइंट आप देख लें, ब्लू पॉइंट कोई भी देखें तो वो 3 उसके साथ आपको ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं, इसका मतलब क्या है कि ये 3 नेक्स्ट कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है। कोई भी पॉइंट इसका अगर हम चेक कर लें, हर कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स तो यूज्ड हो गए हैं नेक्स्ट 3 कार्बन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में और बाकी पीछे जो एक एक इलेक्ट्रॉन रह गए हैं जो यहाँ पर रेड डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हर कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया है और हर कार्बन पे ये मौजूद होता है। एंड दीज आर प्रेजेंट बिटवीन द लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स। और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, दे आर मोबाइल या दे आर डीलोकलाइज्ड, कोई भी वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन्स जो कि लेयर्स के दरमियान में, लेयर्स के पैरेलल मौजूद हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन को।
जब ग्रेफाइट को हम किसी खास डायरेक्शन में, वो खास डायरेक्शन कौन सी होगी, पैरेलल टू द लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स, क्योंकि लेयर्स के पैरेलल, ये इन लेयर्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, हर कार्बन का जो एक एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो कि इन लेयर्स के दरमियान में मौजूद है, जब पैरेलल टू द लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट इसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्शन शो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा यहाँ से। लेकिन परपेंडिकुलर टू द क्रिस्टल या परपेंडिकुलर टू द लेयर्स अगर इलेक्ट्रिक कंडक्शन हम चेक करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा ग्रेफाइट। सो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है फॉर ग्रेफाइट, कि डायरेक्शन चेंज करने पर उसकी ये प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि हॉरिजेंटली इसकी कंडक्टिविटी है, लेकिन परपेंडिकुलरली इसकी कंडक्टिविटी नहीं है। एक क्वेश्चन भी यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल टू द लेयर्स। इसके अलावा एक और यहाँ पर हम पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्लीवेज क्या है, इट इज़ इटसेल्फ एन एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर। और क्यों एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर है, इसका आंसर भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, क्योंकि क्लीवेज भी क्या है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है। किसी खास डायरेक्शन से जब हम क्रिस्टल को ब्रेक करते हैं तो फिर हमें उसकी स्मूथ सरफेस का मिलना, तो ये प्रॉपर्टी क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, ये भी एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर है उसका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की सिमेट्री। सिमेट्री को पहले हम डिफाइन कर लें, डेफिनेशन इसकी क्या है, इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ फेसेस, एंगल्स और एजेस व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री अलोंग इट्स एक्सिस इज नोन एज सिमेट्री। कि जब हम किसी क्रिस्टल को उसके एक्सिस के अलोंग 360 डिग्री पे रोटेट करें तो वो क्या करता है, उसकी फेसेस, उसके एंगल्स और उसके एजेस रिपीट होती हैं। अगर वो रिपीट हों तो इस चीज़ को हम कहते हैं सिमेट्री। इस चीज़ को समझने के लिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि सिमेट्री क्या चीज़ है, क्रिस्टल्स के अंदर सिमेट्री होना हम किस चीज़ को कहते हैं। हम इन एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की मदद से इस चीज़ को, इस पॉइंट को समझते हैं। और पहला एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जब एक क्रिस्टल को हम एक इमेजिनरी लाइन से दो हिस्सों में तकसीम कर दें, तो अगर वो दो एक जैसे हिस्सों में तकसीम हो जाए तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने क्यूबिक क्रिस्टल मौजूद है, ये क्यूबिक ज्योमेट्री मौजूद है, इसके अंदर सिमेट्री हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम कौन सा एलिमेंट अगर यूज़ करें, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हम बता रहे हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है कि एक इमेजिनरी लाइन, देखें हमने यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन गुजारी, और अगर इस इमेजिनरी लाइन के गुजारने से ये क्यूबिक जो ज्योमेट्री है, जो क्यूबिक शेप है, ये दो एक जैसे हिस्सों में अगर ये देखें तकसीम हो गई है, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे इसके हाफ्स हुए हैं, तो अगर दो एक जैसे हिस्से बने इसके, तो फिर इसका मतलब है इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। इसी तरह हम किसी दूसरी डायरेक्शन से इसके अंदर सिमेट्री चेक करना चाहें, ये तो हॉरिजेंटली हमने चेक की, तो अगर हम इस क्यूब को वर्टिकली किसी इमेजिनरी लाइन से इसको कट करें, इसको दो हिस्सों में तकसीम करके देखें और वो दो इक्वल हिस्सों में तकसीम हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि इस क्यूब के वर्टिकली भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हुआ कि जब एक क्रिस्टल को एक इमेजिनरी लाइन से दो एक जैसे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि क्रिस्टल के अंदर सिमेट्री मौजूद है या नहीं है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि जब हम एक इमेजिनरी एक्सिस की मदद से एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रा करें, जैसे कि ये आपके सामने एक आपको हेक्सागोनल शेप नज़र आ रही है, तो इसमें से जब हम एक इमेजिनरी एक्सिस इसमें ड्रा करें ये, और इस एक्सिस के अराउंड इसको हम रोटेट करें 360 डिग्री पे, जब 360 डिग्री पे हम इसको रोटेट करें तो वो फिर से दोबारा से उसकी वही शेप रीअपेयर हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है।
इसको हम मज़ीद इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि इसके बिल्कुल सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन पास हो रही है, जिस लाइन के इर्द गिर्द हम इसको 360 डिग्री पे अगर रोटेट करें तो 360 डिग्री रोटेट करने पर वो अपना एक जो पूरा राउंड है वो कंप्लीट करके दोबारा से उसकी वही जो हमें शेप है वो रीअपियर हो जाएगी। तो अगर वो रीअपियर हो जाए तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि क्रिस्टल के सेंटर में कहीं पे एक ऐसा पॉइंट जहाँ से जब हम लाइंस ड्रॉ करें उस क्रिस्टल के एज तक, उस क्रिस्टल के किनारों तक, जब हम उस सेंट्रल पॉइंट से जो कि हमने सेलेक्ट किया है वहाँ से लाइन ड्रा करें और वो लाइन जाके मैच करें उस क्रिस्टल के एज के साथ, और उस पॉइंट से हम किसी भी साइड पे लाइंस ड्रा करें तो उन लाइंस की लेंथ अगर बिल्कुल सेम हो तो हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट उस शेप का, उस ज्योमेट्रिकल फॉर्म का क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अब जैसे कि इस क्यूबिक शेप के अंदर ये जो सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से हम ये चारों अतराफ ये लाइंस ड्रा करके देख रहे हैं जो कि उसकी उस पॉइंट से स्टार्ट होके उसकी एज के साथ जाकर मैच कर रही हैं। इन सारी लाइंस की अगर लेंथ बिल्कुल सेम हो तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। और ये बात आपने याद रखनी है कि किसी स्पेसिफिक क्रिस्टल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा हो सकते हैं, उसके अंदर एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा एक ही होगा। यानी वो जो स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ से जब हम लाइंस खींचें और वो लाइंस उसकी जाके एज के साथ मैच करें, और उन लाइंस की उस पॉइंट से जितनी भी लाइंस हम ड्रा करें उनकी लेंथ बिल्कुल सेम हो अगर, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी शेप के अंदर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो यहाँ से आपको सिमेट्री की समझ आ गई होनी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, क्रिस्टल के अंदर सिमेट्री की जो प्रॉपर्टी है उसके होने का क्या मतलब है। That the repetition of faces, angles or edges when a crystal is rotated by 360 degree along its axis, it is called as symmetry. नेक्स्ट इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो है हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल को पहले तो डिफाइन करेंगे। ये क्या होता है, द शेप ऑफ अ क्रिस्टल इन विच इट यूजली ग्रोज। क्रिस्टल की वो शेप जिसमें वो यूजली ग्रो करता है उसको हम उस क्रिस्टल का हैबिट कहते हैं। अब क्रिस्टल किस तरह से बनते हैं, हाउ क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड, इसको हम पहले भी इसमें पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्रिस्टलाइजेशन के टॉपिक में, कि जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं अपॉन कूलिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक तो तरीका ये है, और सेकंड तरीका क्या है कि लिक्विड सब्सटेंसेस को जब हम स्लोली ठंडा करें, उसको स्लो कूलिंग करें उसकी, तो उससे हमें क्या मिलते हैं, उससे हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं। अब ये जो क्रिस्टल्स हैं, ये क्रिस्टल्स हमें मिलते किस तरह से हैं ये तो हमने देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि हैबिट हम किसको कहते हैं, कि वो शेप जिसमें क्रिस्टल यूजुअली ग्रो करता है उसको हम उस क्रिस्टल का हैबिट कहते हैं। अब क्रिस्टल्स को ग्रो करने का, क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करने की कंडीशंस अगर हम मेंटेन कर लें, उन कंडीशंस को अगर हम सेम रख लें, यानी कि कंडीशंस फॉर ग्रोइंग अ क्रिस्टल्स अगर हम उनको मेंटेन कर लें तो हमें हमेशा उस क्रिस्टल की शेप सेम मिलेगी। कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, यानी कि हमने उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को किस तरह से बनाया, उसको हमने किस तरह से उसकी कूलिंग की, रैपिड कूलिंग की है, स्लो कूलिंग की है, मॉडरेट कूलिंग की है, और हमने क्या टेम्परेचर रखा था, इन्वायरमेंट कैसा था। इन सारी चीज़ों को अगर हम बिल्कुल एक जैसा रखें हर दफ़ा जब भी हम उसकी क्रिस्टलाइजेशन करें उस स्पेसिफिक क्रिस्टल्स की, और हम कंडीशंस बिल्कुल सेम रखें, मेंटेन रख लें, तो हमें हमेशा एक जैसी शेप ही मिलेगी क्रिस्टल की। लेकिन अगर हम कंडीशंस को मेंटेन ना रख सकें, कंडीशन सेम ना रखें, तो हमें शेप उसकी फिर क्या होगी, मुख्तलिफ मिलेगी। अब एग्जांपल के साथ इसको हम समझेंगे कि अगर सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट अगर प्योर फॉर्म में हमारे पास हो, और उसके प्योर सॉल्यूशन को जब हम उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करें और क्रिस्टलाइजेशन के लिए, तो हमें उसके जो
क्रिस्टल्स मिलेंगे वो क्यूबिक क्रिस्टल्स होंगे, उनकी जो शेप है वो क्या होगी, क्यूबिक, इस तरह की शेप होगी। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड इम्प्योर हो, इम्प्योर कहने का मतलब है उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी हो, फॉर एग्जांपल उसके अंदर 10% यूरिया ऐड कर दिया जाए सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर, और फिर हम उसकी क्रिस्टलाइजेशन करें, उसको फिर उसकी कूलिंग करें उसके सैचुरेटेड सोल्यूशन की, तो इस प्रोसेस से जो हमें क्रिस्टल मिलेंगे सोडियम क्लोराइड के, वो क्रिस्टल्स होंगे नीडल लाइक, कुछ इस तरह के क्रिस्टल्स फिर हमें मिलेंगे। यानी क्रिस्टल्स की कौन सी शेप हमारे पास आएगी वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर, और अगर हम कंडीशंस हर दफ़ा मेंटेन रख लें, हर दफ़ा सेम रख लें, तो हमें एक जैसे क्रिस्टल ही मिलेंगे। और ये भी आपने यहाँ से देख लिया होगा कि अगर उसके सॉल्यूशंस के अंदर जब हम उसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो उसके सॉल्यूशंस के अंदर कोई इम्प्योरिटी अगर मौजूद हो या कंडीशंस हम चेंज कर देते हैं, तो उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो भी, उनकी शेप भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोमॉर्फिज्म की। आइसोमॉर्फिज्म की पहले डेफिनेशन पढ़ लें। डेफिनेशन इसकी क्या है कि इट इज़ अ फिनोमेना इन विच टू डिफरेंट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। जब दो मुख्तलिफ सब्सटेंस एक जैसी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे फिनोमेना को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, दीज आर आइसोमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर। वो जो दो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जो एक जैसी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फ, डेट दे आर आइसोमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर। और फिनोमेना को हम कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। और जो क्रिस्टलाइन फॉर्म हमें इस तरह से मिलेगी, वो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, वो इंडिपेंडेंट होती है एटम्स की केमिकल नेचर के। यानी वो जो दो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की जो हम बात कर रहे हैं, वो दो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जब एक जैसी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ है ये इंडिपेंडेंट होती है कि दोनों कंपाउंड्स के अंदर किस तरह के एटम्स मौजूद हैं। ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, उनकी केमिकल नेचर पे ये बात डिपेंड नहीं करती। उनकी एक जैसी क्रिस्टलाइन फॉर्म का होना ये इस चीज़ के इंडिपेंडेंट होता है कि उसके अंदर किस तरह के एटम्स मौजूद हैं। तो डिपेंड फिर किस चीज़ पे करती है, ये जो आइसोमॉर्फिज्म है फिर ये डिपेंड किस चीज़ पे कर रही है, ये इसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करती है। डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एटम्स एंड देयर वे ऑफ कम्बिनेशन, कि वो किस तरह से एक दूसरे से कंबाइन है। सो हमने यहाँ पर अभी क्या देखा, डेफिनेशन इसकी हमने देखी कि ये ऐसा फिनोमेना है जिसमें दो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस एक जैसी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को आइसोमॉर्फ कहा जाता है, और वो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो इंडिपेंडेंट होती हैं उन सब्सटेंसेस के अंदर मौजूद एटम्स की केमिकल नेचर के, और डिपेंड करती हैं उनके अंदर मौजूद नंबर ऑफ एटम्स पे एंड देयर वे ऑफ कम्बिनेशन। एग्जाम्पल के साथ अगर हम इसको समझें तो आइसोमॉर्फ की एग्जांपल्स हैं, यानी वो जो दो सब्सटेंसेस जिनके एक जैसी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, उसमें है सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट एक दूसरे के आइसोमॉर्फ कहलाते हैं, और ये एक जैसी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है रोम्बोहेड्रल। अगर हम इसके अंदर एटॉमिक रेशो देखें, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इनके अंदर, क्या रेशो है, तो सोडियम नाइट्रेट में आप देख सकते हैं एक सोडियम एटम है, एक नाइट्रोजन एटम है और 3 ऑक्सीजन एटम है। इसी तरह से पोटाशियम नाइट्रेट के अंदर एक पोटाशियम एटम, एक नाइट्रोजन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम है, सॉरी। तो एटॉमिक रेशियो इनके अंदर क्या बनी, 1:1:3, 1 सोडियम और 1 ही पोटाशियम है, 1 नाइट्रोजन दोनों के अंदर और 3 ऑक्सीजन। तो एटॉमिक रेशियो इनकी क्या बनी, 1:1:3। एक और एग्जांपल है यहाँ पर कॉपर की और सिल्वर की। ये भी एक दूसरे के आइसोमॉर्फ हैं जो कि एक जैसी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है क्यूबिक, और एटॉमिक रेशियो दोनों की क्या है, 1:1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म को पहले हम डिफाइन करेंगे। द फिनोमेना इन विच अ कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। आइसोमॉर्फिज्म में हमने क्या देखा कि दो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस एक जैसी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक ही कंपाउंड, यहाँ पर आपने याद रखना है कि कंपाउंड की बात हो रही है,
एक ही कंपाउंड जब एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और वो जो कंपाउंड है जो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फिक। और उनकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, वो जो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होंगी, उन फॉर्म्स को हम कहेंगे पॉलीमॉर्फ्स। द फिनोमेना इन विच अ कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। उस कंपाउंड को पॉलीमॉर्फिक बोलेंगे। और उसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, जो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हमें मिलती हैं, उनको हम कहेंगे पॉलीमॉर्फ। ये जो पॉलीमॉर्फ्स हैं, इनकी क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम होती हैं। यानी एक ही कंपाउंड है ना, कंपाउंड तो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ क्या है, उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म मुख्तलिफ है। तो कंपाउंड जब तक सेम रहेगा तो उसके अंदर के मौजूद अंदर जो एटम्स हैं उनकी नेचर भी सेम रहेगी। जब एटम्स अंदर सेम रहेंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल सेम रहेंगी, लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। पॉलीमॉर्फ्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट दे डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि वाई इज़ इट सो, कि क्यों पॉलीमॉर्फ की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपस में मुख्तलिफ होती हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम क्यों होती हैं। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर क्या होगा कि क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म एक ही कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, वो एक ही कंपाउंड की दो मुख्तलिफ या दो से ज़्यादा अगर हम बात करें दो मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, तो अगर कंपाउंड की नेचर चेंज नहीं हो रही, उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स की नेचर चेंज नहीं है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज नहीं होंगी, वो सेम रहेंगी। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि डिपेंड करती हैं पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के ऊपर, तो अगर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट मुख्तलिफ होगी तो उससे हमें मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स मिल रही हैं और उसकी वजह से उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी मुख्तलिफ होंगी। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा कि इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स। उनके पार्टिकल्स जब मुख्तलिफ तरीके से अरेंज होते हैं तो उसकी वजह से हमें मिलती है मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म मिलती है, जिसको हम एक दूसरे के पॉलीमॉर्फ कह रहे हैं। और जब हमें अरेंजमेंट मुख्तलिफ मिल रही है पार्टिकल्स की क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो उनकी फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी मुख्तलिफ होंगी। एग्जाम्पल इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। कंपाउंड वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है ट्राइगोनल। और ये आपके सामने है कैल्शियम कार्बोनेट की ट्राइगोनल क्रिस्टल्स। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट आर्थोरोम्बिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ये उसका स्ट्रक्चर है आपके सामने। कैल्शियम कार्बोनेट की ये क्रिस्टल्स हैं आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट की। सिल्वर नाइट्रेट रोम्बोहेड्रल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और आर्थोरोम्बिक फॉर्म में भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसके अंदर एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या होती है? एलोट्रोपी है एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्टेंस को हम कहते हैं एलोट्रोपी। एलोट्रोपी और पॉलीमॉर्फिज्म, इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो मेन डिफरेंस इसके अंदर क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म में हम बात कर रहे थे कंपाउंड की, कि जब एक कंपाउंड एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और एलोट्रोपी क्या है? एलोट्रोपी में हम ये प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, कि जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो उसको हम क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को एलोट्रोपी कहा जाता है। और उन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को हम एलोट्रॉप्स कहते हैं, एक दूसरे के वो क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स। और उस एलिमेंट को एलोट्रोपिक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट जैसे कि सल्फर इसके एग्जाम्पल में आ जाता है। तो सल्फर एलिमेंट है, एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसकी एग्जिस्टेंस है, जैसे कि रोम्बिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ये आपके सामने रोम्बिक क्रिस्टल्स हैं सल्फर के। इसके अलावा सल्फर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स की फॉर्म में भी इसकी एग्जिस्टेंस है। ये आपके सामने सल्फर के मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर कार्बन की। सो कार्बन की दोनों क्रिस्टलाइन ये जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है इनको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। एक इसकी फॉर्म होती है क्यूबिक जो कि डायमंड की है। डायमंड कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है और उसकी जो शेप होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म वो क्यूबिक होती है। दूसरी इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है हेक्सागोनल ग्रेफाइट। कार्बन की दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म जिसको हमने एनाइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी के अंदर भी अभी डिस्कस किया, तो ये आपके सामने है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो होती है हेक्सागोनल और ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है किसकी, कार्बन की। डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों क्या हैं, कार्बन के दो एलोट्रॉप्स हैं। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए डिफ्रेंशिएट बिटवीन एलोट्रॉपी एंड पॉलीमॉर्फिज्म, तो एलोट्रॉपी क्या है, ये प्रॉपर्टी है एलिमेंट की कि जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं एलोट्रॉपी। और पॉलीमॉर्फिज्म है कि जब एक कंपाउंड एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और सेम इसी तरह आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। लास्ट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर वो एक ख़ास टेम्परेचर होता है, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पे दो क्रिस्टलाइन फॉर्म किसी सेम सब्सटेंस की को एग्जिस्ट करती हैं इक्विलिब्रियम पे। इट इज़ दैट टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म व्हेन दे को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझेंगे। जैसे कि सल्फ़र की अभी हमने दो एलोट्रॉपिक फॉर्म पढ़ी, एक रोम्बिक है और दूसरी इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म हमने क्या पढ़ी, मोनोक्लिनिक। ये तो दोनों इसकी फॉर्म्स हैं, दोनों जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं एक ही सब्सटेंस की ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म हैं और जिस टेम्परेचर पे ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट करती हैं, यानी उस टेम्परेचर पे सल्फ़र की ये दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रही होती हैं। वो टेम्परेचर है 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर को कहा जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसी तरह एक और एग्जांपल है पोटाशियम नाइट्रेट की, जिसकी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है आर्थोरोम्बिक और पोटाशियम नाइट्रेट की दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म है रोम्बोहेड्रल। ये जो दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म है पोटाशियम नाइट्रेट की, ये 128 डिग्री सेंटीग्रेड पे को एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि इस टेम्परेचर के ऊपर जितनी हमारे पास इसकी आर्थोरोम्बिक फॉर्म होती है उतनी ही हमारे पास इसकी रोम्बोहेड्रल फॉर्म मौजूद होती है उस सॉल्यूशन के अंदर। ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर।